नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और किस तरह से इस पेपर की हम तैयारी करें कि बहुत ही इफेक्टिव हम आंसर राइटिंग कर सकें, निबंध लग सकें, बाकी हिंदी के सेगमेंट, जीएस का सेगमेंट सभी कुछ अच्छे से कर सके। तो उस पर एक हम विस्तृत चर्चा जो है इस लेक्चर में करने जा रहे हैं, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक ये पूरा वीडियो देखना होगा। कुछ लोगों को कट ऑफ का जो सर्वे कराया गया था उसके बारे में भी जो है जिज्ञासा है, कई सारे प्रश्न आप लोग के मन में हैं, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसको लेके कोई भी मन में भ्रांति ना रह जाए, कोई भी जिज्ञासा ना रह जाए, क्योंकि इसमें जो है मैं सभी चीज़ों को डील करूँगा। पूरा का पूरा जो है 2017 का पेपर भी आपको दिखाऊँगा, मेंस का किस तरह से वो सेगमेंट वाइज आया था, सिलेबस का एक एक जो है टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, किन पुस्तकों से करनी है। तो ये पूरी चर्चा जो है आज इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे, इसलिए बने रहिए। और जो है शुरुआत करते हैं हम जो है, तो सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। कुछ वजह से जो हमारे मित्र निराश हो गए हैं कि 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके। अगर 120 122 को जो है हम एक कट ऑफ मान भी लेते हैं तो अगर उसके काफ़ी नीचे रह गए हैं, यानी कुल मिला के मुख्य परीक्षा देने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं, तो बहुत जल्द नवंबर के लास्ट तक जो है आपको नई वैकेंसी 2020 की देखने को मिलेगी। लगभग 500 पद उसमें आरओ के होंगे और जो कि इस बार से काफ़ी अधिक होंगे, लगभग दुगने पद होंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बिल्कुल भी अपना धैर्य मत खोइए, निराश मत होइए, क्योंकि जीवन में अगर आपको सफलता पानी है तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो निरंतरता आपने प्री एग्ज़ाम के लिए अभी तक बनाई थी उसको बनाकर आगे चलिए। नवंबर में विज्ञापन लास्ट में आ जाएगा, हद से हद दिसंबर में आ जाएगा पहले 15 दिनों में, उसके बाद जो है फरवरी मार्च तक उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है निरंतरता बनाकर चलिए और पढ़ाई करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे जिस तरह से हमेशा करते आए हैं। उसके अलावा दूसरी बात, जो 2016 का भी एग्ज़ाम हुआ है तो इसके रिजल्ट का भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो है मेंस कब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नंबर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 की 22 दिसंबर से प्रस्तावित है। और प्रस्तावित है तो इसका मतलब ये जो है आयोग पूरा का पूरा प्रयास यही कर रहा है कि इस पर करा लेगा वो। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है 20 तारीख तक, इसी महीने की 20 तारीख तक जो है आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का। तो आप जो है श्योर हो जाएंगे कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में क्लियरिटी, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको अधिकतम बता रहा हूँ कि 20 तारीख तक जो है आप मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। ये जो है विज्ञप्ति थी जो 9 जून 2020 को जो है वार्षिक कैलेंडर, अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी किया गया था। तो इसमें जो है आरओ 2016 मेंस की परीक्षा जो है 22 दिसंबर से है और खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो है ये हमारा 6 दिसंबर से है, यानी वो पहले है। अगले वीडियो में हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से उसकी तैयारी की जाए, क्योंकि आप लोगों ने उसके लिए भी काफ़ी जो है डिमांड की है। तो इस तरह से देखें तो 22 दिसंबर में अब आपके पास बहुत समय नहीं है। जो लोग अपने आप को सेफ मान रहे हैं तो वो अभी से पूरी जो है जी जान से लग जाएं। मेंस का परीक्षा का सिलेबस बड़ा है और हिंदी का उसमें एक अहम रोल है, हर तरह से हिंदी आपको तैयार करनी पड़ेगी, उसको अभी हम आगे डिस्कस करें। ये जो हमने सर्वे कराया था इसमें लगभग 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 3000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने मार्क्स इसमें बताए हैं। तो 130 नंबर से अधिक बताया है 18.1% लोगों ने। उसके बाद जो है 125 से 129 तक जो है अपने नंबर बताए हैं 20% लोगों ने, और 120 से 124 तक जो है 17.5%। तो ये आप जो है इधर कलर कोडिंग के साथ देख सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर देख लें, यानी 120 से शुरू करके और 130 के ऊपर तक जो नंबर हैं, ये जो है 50% से ज़्यादा
जो है इस सर्वे में लोगों ने अपने नंबर बताए हैं। बाकी जो है बाकी कैटेगरीज का भी आप नीचे देख सकते हैं। अब इसमें जो है सभी कैटेगरीज का है वो भी हमारे पास एनालिसिस है, लेकिन चूंकि रिजल्ट आने वाला है इसलिए हम इस पर जो है अभी बहुत ज़्यादा जो है चर्चा करने के मूड में नहीं हैं। आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि 120 प्लस जो लोग हैं जनरल में वो अपनी तैयारी कर दें, शुरू कर दें। और ये 218 प्लस ARO के 85 पद, ये जो है 2016 की वैकेंसी में थे, इसमें कुछ बढ़ घट भी सकते हैं। ये जो है RTI से जानकारी मिली थी उस समय, तो ये पद हो गए। उसके बाद ये 2017 का जो है प्री का जो है कट ऑफ है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि 122 जो है सामान्य की गई थी और लगभग स्थितियां यही थी जो है। तो इस तरह से ही जो है मेरिट कुछ जानी है, तो किस किस तरह से पहले मेरिट गई है, किस किस तरह से कट ऑफ हुआ है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो 2013 में जो है 148 मार्क, ये सभी सामान्य वर्ग के हैं। उसके बाद जो है 2014 में 142 गई थी। 2017 में जब जो है निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई पहली बार तो ये 122 गई थी सामान्य की, और 2016 में जो है 120 से 122, जो मैंने पहले अनुमान बताया था, इस सर्वे के बाद भी मेरा अनुमान यही है। 122 प्लस जो हैं वो तो अपने आप को बिल्कुल कंफर्म सुरक्षित समझे, लेकिन 120 से अगर आप ऊपर हैं तो आप पूरी आशा रख सकते हैं और आपको एक हफ्ते के अंदर जो है रिजल्ट मिलने वाला है। ये जो है जनरल की बात हो गई। अब इसी तरह से अगर हम कैटेगराइज कर लें तो आप देख सकते हैं कि जनरल OBC में जो है कोई फर्क नहीं है। OBC और जनरल जो है लगभग बराबर जो है हमेशा मेरिट जाती है, तो वही अनुमान इसमें भी है कि 120 प्लस अगर आप OBC में हैं। गर्ल्स में, महिलाओं में अगर हैं तो 10 नंबर लगभग कम हो जाते हैं, तो 112 पिछली बार गई थी, तो लगभग 110 से 112 के जो है आसपास ही उसकी जाएगी। इसी प्रकार से SC ST का भी आप इसी प्रकार जो है अनुमान लगा सकते हैं। SC का जो 105 और ST का जो है 84 गया था, तो लमसम जो है प्लस या -2 जो है इसी के आसपास जो है मेरिट जाने की संभावना है। बाकी अब इसमें ARO की भी कैटेगरी वाइज जारी होती है, तो वो सब जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे उसकी आवश्यकता नहीं है, जल्दी रिजल्ट आने वाला है। अब हम आज की जो है मेन कंटेंट जिसके लिए लेक्चर बनाया गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से जब सर्वे कराया गया था तो आपसे पूछा भी गया था कि क्या आप RO ARO के लिए एक स्पेशल बैच में पढ़ना चाहते हैं डिकोड एग्ज़ाम के साथ में, क्योंकि डिकोड एग्ज़ाम में जिन लोगों ने प्री की तैयारी की थी हमारे साथ में जो है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और वो सभी जो है इतना उससे लाभान्वित हुए हैं कि सभी ने डिमांड की थी एक सुर में कि हम RO ARO मेंस के लिए भी जो है आपसे ही जो है एक स्पेशल बैच में पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हम स्पेशल बैच क्रिएट कर रहे हैं। 20 या 21 तारीख से हम जो है कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये अपना आपको जो है RO/ARO मेंस लिखकर आप 9506742546 इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए और आपको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी कि किस तरह से आप इस बैच में इनरोल होंगे वो आपको 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। और एक अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें डेडिकेटेड जो है हम बात करेंगे कि किस तरह से इस कोर्स की हम पूरी तैयारी करवाएंगे। एक मोटी मोटी रूपरेखा ये है कि हम इसमें वीडियो लेक्चर्स देंगे जो है सारे सेगमेंट के, GS को छोड़ के। GS के लिए हम स्पेशली टेस्ट सीरीज रखेंगे। उसके बाद जो है नोट्स, जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स, निबंध का भी जो है हम सभी सेगमेंट से जो है आदर्श निबंध का नोट्स, उसके अलावा आपकी जो है जो आपसे निबंध हम लिखवाएंगे उसको हम यहाँ पर उसका मूल्यांकन करेंगे। उसमें जो कमियां हैं वो इंडिविजुअली बताई जाएंगी। टेस्ट सीरीज तो रहेगी ही, टेस्ट सीरीज हिंदी और GS के लिए रहेगी। उसके अलावा कंप्यूटर है, प्रशासनिक शब्दावली है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मतलब जितने भी सेगमेंट हैं इसके अंतर्गत जो है हिंदी आलेखन के अंतर्गत सभी का यथासंभव जो है नोट्स आपको दिया जाएगा। तो आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो RO ARO मेंस लिखकर जो है इस नंबर पर भेज दीजिए। अब ये प्रारंभिक परीक्षा का जो है आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है सामान्य अध्ययन कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, और मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव होती है। आप जानते हैं
बस यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में जो है थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न 140 पूछे जा रहे थे, लेकिन अब प्रश्न आपसे 120 पूछे जाएंगे, यानी 20 प्रश्न आपसे कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी में 60 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे प्री में, और वो कम होके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और उसमें से एक टॉपिक जो आपका पर्यायवाची होता है वो हट जाएगा। तो ये जो है, अब बाकी सारा सिलेबस वही है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं है। एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है सिलेबस का मेंस में वही लिखा हुआ है। और ये जो है हमारा प्री का सिलेबस था जिसके बारे में हमने बात की, तो इसमें जो है 60 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 30 हो जाएंगे, और इसमें से पर्यायवाची शब्द जो है ये कम हो जाएगा। तो अब हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं, और मुख्य परीक्षा में क्या कैसे पूछा जाता है उसको अभी हम सेगमेंट वाइज समझते हैं। पहले जो है एक ओवरव्यू हम देखते हैं। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए सामान्य अध्ययन में कोई बदलाव नहीं है। सामान्य अध्ययन आपने जिन सोर्सेज से जैसे पढ़ा है आपको उसी का एग्जैक्ट रिवीजन करना है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्य परीक्षा में यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, सेंसस, इनका थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। तो ये जो है अब 120 प्रश्न का हो जाएगा सामान्य अध्ययन, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा, और इसका पूर्णांक भी 120 का रहेगा। उसके बाद अब जो है द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, जिसको हम सामान्य हिंदी एवं आलेखन कहते हैं, इसमें जो है पूरा जो है हिंदी पर ही बेस्ड सिलेबस है। तो ये कैसा होता है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है परंपरागत, यानी सब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको जो कॉपी मिलेगी आयोग की उसमें ही आपको जो है आंसर लिखे जाएंगे। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो जानते हैं। अगर ये एक A4 सीट है तो A4 सीट में जो है आपको जब भी अभ्यास करना है उत्तर लेखन का, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इधर मार्जिन और इधर मार्जिन जो है छोड़ना होगा, और आपको प्रयास करना है कि ये जो बीच का एरिया है इतने में ही आपको लिखना है, क्योंकि ये दोनों मार्जिन जो है परीक्षक के लिए जो मूल्यांकन करता है उसके लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आप लाइन ही खींचें, आप A4 साइज के पेपर को दोनों तरफ से लगभग 2-2 इंच जो है दबा दीजिए, और जो बीच का स्पेस बचता है उसमें आप जो है लिखने का प्रयास कीजिए। तो अब जो है ये सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये कितने का होगा, 2.5 घंटे का होगा। इसमें खंड 1 जो है ये 2.5 घंटे का होगा, क्योंकि इसमें और भी खंड है, तो 2.5 घंटे का होगा, और इसका पूर्णांक 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में क्या होगा, पहला प्रश्न जो होगा वो आपसे एक गद्यांश दे दिया जाएगा, एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा। वो गद्यांश लगभग 3-4 पैरा का होता है। अगर आप, अभी मैं आपको उदाहरण भी दिखा रहा हूं कि 17 में किस तरह से पूछा गया है, और उसमें आपको जो है उसका एक तो शीर्षक पूछ लेते हैं, उसका सारांश लिखने को कहा जाता है जिसको हम संक्षेपण कहते हैं दूसरी भाषा में। संक्षेपण का क्या अर्थ होता है कि अगर जो है गद्यांश को हम जो है 100% मारें तो उसका जो है संक्षेपण जो है, जो हम सारांश लिखेंगे लगभग 1/3 शब्दों में लिखेंगे। यानी उसकी जो मूल बातें हैं, जो उसकी सबसे इफेक्टिव लाइंस हैं, और जो उसका भावार्थ है, जो एक्चुअल में वो पूरे गद्यांश में कहना चाहते हैं, तो उसको हम जो है समराइज करके वहां पर लिखेंगे। और 3 रेखांकित अंश दे दिए जाएंगे, 3 लाइंस या जो है 3 उपवाक्य जो है रेखांकित कर दिए जाएंगे। उसके बारे में उसकी व्याख्या लिखनी है जो उसी अपठित गद्यांश से निकलकर आएगी। तो इस तरह से ये आपका जो है कितने अंक का हो गया, 21 अंक का हो गया। 100 में से 21 अंक इसके हो गए। फिर किसी दिए हुए सरकारी पत्र की सारिणी रूप में सार लेखन। अब आपको जो है एक जो है गवर्नमेंट लेटर, या जिसको हम जो है शासकीय पत्र कहते हैं, शासकीय पत्र के कई सारे प्रकार होते हैं। किसी भी प्रकार का शासकीय पत्र जो है पूरा एक बना हुआ दे दिया जाएगा, उसको आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं अभी आगे हम देखेंगे। फिर पत्राचार। पत्राचार में जो है आयोग में कई सारे जो है पत्र आपसे पूछे जाते हैं जिनका जो है आपको आलेख बनाना होता है। तो शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, ये जो है प्रमुख रूप से यही जो है पूछे जाते हैं सिलेबस के अनुसार। तो इन सब की प्रैक्टिस भी जो है हम जब बैच स्टार्ट करेंगे उसमें आपको कराएंगे, और पूरी तरह से आपको इसमें निपुण बना देंगे किस तरह से आपको पत्र लेखन करना है। क्योंकि पत्र लेखन में कुछ बारीकियां हैं जो विभिन्न किताबों में भी जो है आप देखेंगे तो वहां पर कमियां मिलती हैं। इसके बाद जो है इसमें चौथा प्रश्न होता है पारिभाषिक शब्दावली।
अब ये जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसमें दो तरह की, एक तो प्रशासनिक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी, और जो है एक जो है वाणिज्यिक शब्दावली होती है जो कॉमर्शियल जो वर्ड है उससे रिलेटेड होती है, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड होती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम पत्र लेखन करते हैं या जो है किसी फाइल में टिप्पणी लिखते हैं, क्योंकि आप एक जब समीक्षा अधिकारी की तरह वहाँ पर बैठेंगे तो आपको जो है अच्छी से अच्छी जो है वोकैबुलरी हिंदी की और इंग्लिश की आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश की इसलिए पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में तो राज्य सरकार का सारा काम हिंदी में होता है, लेकिन अगर आपको केंद्र सरकार से कोई पत्र आता है और उसको आपको फाइल पे पुटअप करना है, उसकी नोटिंग बनानी है, उसके लिए जो इस लेटर का ड्राफ्ट बनाना है, तो आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश के समानार्थी जो हिंदी शब्द अच्छे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी ये 5-5 शब्द पूछे जाते हैं। ये कितने? 5 शब्द, यानी 2-2 अंक के जो है एक शब्द होते हैं। इसको आपको सीधे सीधे जो है लिखना होता है। उसके बाद चौथे में ही जो है तीसरा खंड होता है, चौथे प्रश्न में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी जाती हैं, उनका आपको अर्थ बताना होता है और अर्थ के साथ में उनका वाक्य प्रयोग करना होता है। सुनने में तो ये आसान लगता है, लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियाँ थोड़ा सा टफ लेवल की पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इसके लिए अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपसे जो पूछा जाए वो बहुत प्रचलित मुहावरा हो या बहुत प्रचलित लोकोक्ति हो। तो इस तरह से 5 होते हैं, ये भी 2-2 नंबर के मिला के 10 नंबर का ये हो जाता है। और 5वां जो है इसमें प्रश्न होता है कंप्यूटर ज्ञान पे, ये 10 अंक का होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपसे छोटे छोटे जो है जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं कि आपसे पूछा गया, जैसे कि 2017 में प्रश्न आया था कि पेन ड्राइव क्या है, तो आपको पेन ड्राइव के बारे में बताना पड़ेगा, किस प्रकार का ये स्टोरेज है, इसमें किस तरह से डाटा संग्रहित होता है, ये एक्सटर्नल डिवाइस है क्या है। तो ये सारी बातें लगभग अगर हम कहें लाइनों में तो 5 से 6 लाइन में या 20 से 25 शब्दों में आपको अपनी बात जो है प्रभावशाली ढंग से बिल्कुल उसी कीवर्ड पर फोकस करते हुए रखनी होगी। तो इस तरह से ये 100 नंबर का इसमें हो गया। अब इसी में खंड 2 आएगा। खंड 2 में क्या? खंड 2 60 अंक का होगा और ये जो है ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर जिस तरह से आपने प्रारंभिक परीक्षा दी थी हिंदी की, जिसमें आपसे 60 प्रश्न पूछे जाते थे, तो यहाँ भी जो है आपसे 60 अंक का ही जो है पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सभी से संबंधित 6-6 शब्द दे दिए जाएंगे और वो जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से 12-12 अंक का जो है एक टॉपिक हो जाएगा। जैसे विलोम है तो विलोम के 6 शब्द आपसे पूछे गए और उनका अंक कितना है? 12 है, और इस तरह से जो है यहाँ पर 60 अंक जो है पूरा सबका मिला के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कम हो गया? पर्यायवाची कम हो गया। बाकी विलोम वही है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, ये जो है वही है। बाकी इसमें से पर्यायवाची शब्द को कम कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है आपके जो है 6-6 शब्द करके जो है हो गए। तो 30 शब्द कुल आपको, यानी 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 60 नंबर का जो है ये सेगमेंट हो जाएगा। तो ये अब आपके लिए आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप जो है प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं और प्री में ज़्यादा टफ पूछा जाता है मेंस की अपेक्षा। तो मेंस अगर आपने प्री में अच्छे से पढ़ा था, निश्चित रूप से पढ़ा था, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सेगमेंट जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको केवल आपको एक रिवीजन करना है अच्छी तरह से। अब जो है अगले दिन इतना सब काम तो जो है आपका पहले दिन का है, जितना इससे पहले, यानी खंड 1 खंड 2 ये आपका जो है एग्जाम पहले दिन का होगा। दूसरे दिन आपका जो है केवल एक पेपर होता है निबंध, हिंदी निबंध का। इसमें हिंदी में आपको निबंध लिखना रहता है। 3 घंटे का समय होता है और 120 नंबर का ये पूरा जो है हिंदी निबंध का सेगमेंट होता है। अब इसमें जो है क्या है, 3 प्रश्न हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, या 3 सेगमेंट कह लीजिए इसको। 3 सेगमेंट में जो है 3-3 क्षेत्र दिए हुए हैं। जैसे कि का, खा, गा, तो का क्या कहता है? साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इनमें से किसी एक पर आपको जो है निबंध लिखना है। इनसे एक निबंध साहित्य और संस्कृति से पूछा जाएगा, एक सामाजिक क्षेत्र की जुड़ी किसी समस्या से या किसी भी मुद्दे से, एक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े किसी मुद्दे से जो है आपसे निबंध पूछा जाएगा। और आपके पास एक चॉइस होगी
कि का या तो खा या तो गा, इनमें से किसी एक पर आप निबंध लिखिए। शब्द सीमा आपकी होगी 600 शब्दों की होगी, 40 अंक आपको उसमें दिए जाएंगे। इसी तरह से का खा गा दूसरे में विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इसमें गा ऑप्शन हो जाएगा। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाओं जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इनसे जुड़ा कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इशू जो है पूछा जा सकता है। और इसमें गा सेगमेंट है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, जिसमें प्रमुख रूप से जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम जो है चल रहे हैं भारत सरकार द्वारा, राज्यों द्वारा, उनमें से किसी एक पर भी, जैसे मान लीजिए आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूछ लिया गया, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछ लिया गया, तो इस तरह से उस पर आधारित पूछा जाएगा। तो इसमें जो है शब्द सीमा सभी की 600 ही शब्दों की है और 40-40 अंक के 3 निबंध आपको लिखने हैं। तो इस तरह से ये 120 का जो है पूरा यहाँ पर ये हो गया। तो आपने ये देखा। अब आपको जो है यहाँ पर एक अनुमान लगाना है कि आपको जो है ये 60 नंबर जो है बिल्कुल अपने पक्के करने हैं। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि आपने प्री में इसको पढ़ा है, मेंस में आपको इसको रिवीजन करना है और अच्छे से रिवीजन करिए। आपके पास अभी भी 2 महीने से अधिक का समय है, इसलिए आप इसको लगातार रिवाइज करते रहिए। जिन ऑथेंटिक किताबों से आपने पढ़ा है, अभी आगे हम किताबों की अभी डिस्कशन करेंगे, तो उनसे आप जो है उसको रिवाइज करिए, कोशिश करिए वो किताबें जो है ऑथेंटिक हों, जिससे गलती की गुंजाइश जो है ना रह जाए। उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखेंगे आप पक्के नंबर आपके कौन से हैं, मतलब जहाँ पर नंबर कटने की गुंजाइश कम से कम है और आपको बिल्कुल सॉलिड मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे अंग्रेजी से हिंदी आपको करना है, तो ये क्या है 10 अंक बिल्कुल सॉलिड। अगर आपसे पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपने उसकी हिंदी लिख दी प्रशासनिक, तो बस 2 नंबर आपको मिलने हैं, उसमें 1.5 नहीं मिल सकता, उसमें 1 नहीं मिल सकता। अंग्रेजी इसी तरह से हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तो बिल्कुल सॉलिड जो है ये 20 नंबर जो है आप इसको वोकैबुलरी से आप पढ़ सकते हैं। जितनी भी हिंदी की मानक पुस्तकें हैं सभी में अंत में प्रशासनिक शब्दावली का जो है पूरा वो दिया हुआ है, और मैं भी पढ़ाऊंगा इसको जो है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ हिंदी की ही बुक्स में, अभी बुक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसमें भी आप अपने नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती जिनको थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना है, क्योंकि प्री में आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। प्री में नहीं पढ़ा है तो मेंस में आप इसको पढ़ रहे हैं, साथ में आपको उसका एक अच्छा वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। पहले आप लिखेंगे अर्थ लिख दिया आपने एक लाइन में, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग, उसको अपने वाक्यों अपने जो है शब्दों में उसका वाक्य प्रयोग कर देंगे, तो आपका जो है 2 नंबर पक्का हो गया। इस तरह से आप जो है 10 में 10 भी यहाँ पर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 30 नंबर जो है आपके सॉलिड हो गए। कंप्यूटर ज्ञान के जो है बहुत अच्छे टीचर जो है हम बैच में लेके आएंगे, वो आपको A to Z कंप्यूटर का पढ़ाएंगे, मतलब वो पूरा इस तरह से सिलेबस पढ़ा देंगे जिस तरह से आपको CCC में जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक से लेके और हर चीज़ जो आपकी यहाँ पूछी जा सकती है वो सब जो है वो पढ़ाएंगे। तो 10 अंक जो है इसमें 10 में जो है आराम से जो है कुछ नहीं तो 8 नंबर तो आराम से प्राप्त किए ही जा सकते हैं, 10 में 10 भी मिल सकते हैं। पत्राचार में प्रारूप और सारणी दोनों तरह से अगर आप लेखन सीख गए, जो प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, तो इसमें भी जो है आप 24 अंक में से अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। टेबुलर फॉर्म में 15 में से आराम से 15 प्राप्त किए जा सकते हैं। टेबुलर फॉर्म जो है बहुत कठिन चीज़ नहीं है, अभी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। और गद्यांश का शीर्षक, तो ये सब जो ऐसे एरिया हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। अब ये गद्यांश का शीर्षक और ये कैसे करेंगे, तो जो भी किताबें हैं उनमें जो है प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे गद्यांश दिए हुए हैं। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि उनके उत्तर भी आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे लिखे हुए उन्हीं किताबों में। तो आप देखिए कि शीर्षक का चयन किस तरह से किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा उदाहरण सहित हम डिस्कस करते हैं, तब आपको जो है ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अब हम फिर से जो है प्रारंभिक परीक्षा जो का पाठ्यक्रम था जो हमारे मेंस में जो है आएगा, 120 क्वेश्चन मेंस में आएंगे जीएस के। तो जीएस आपने जिन सोर्सेज से पढ़ा है, चूँकि आप जो है अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो है आरओ मेंस देने जा रहे हैं, आपने आरओ प्री क्लियर किया है, तो आपका जो है एक
बौद्धिक स्तर जो है उस स्तर का है कि आपको जो है जीएस के लिए मुझे फिर से किताबें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारी किताबों से, सारी तैयारी से गुजर चुके हैं। बस आपको करना क्या है, उसका थॉरोली रिवीजन करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, जनगणना, नगरीकरण, कृषि, पर्यावरण, इनसे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो मेंस में जो ट्रेंड है इनकी तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इनको थोड़ा ज़्यादा देख लेंगे और बाकी चीज़ों को जो है आप पढ़ेंगे। वैसे जीएस की तैयारी के लिए हम जो है एक अलग जो है सेगमेंट में चर्चा करेंगे आगे चल के। अब हम सामान्य हिंदी के, अभी हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, अब हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे कि जो हम सामान्य हिंदी आलेखन की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको किस तरह से आप जो है टैकल करें। तो सबसे पहले गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, अगर बुक्स की बात करें तो जो भी आपको समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर की बुक मार्केट में मिलती है आप ले लीजिए। मुख्य परीक्षा की शिल्पी है, यूथ पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, बाकी और भी हैं। तो बस उनकी जो है ये देखिएगा कहीं पर उत्तर गलत ना दिया हो, इसलिए ज़्यादातर जो है जो शुद्ध हो वो किताबें लीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक मान लीजिए उसमें दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आप अगर उसका गद्यांश का शीर्षक लिखते तो क्या लिखते। फिर सारांश आपको लिखना है, संक्षेपण कैसे करना है ये हम जो है एक अलग वीडियो में पूरी बात करेंगे, जिसमें आपको उदाहरण भी सहित दिखाएंगे, और रेखांकित अंकों की व्याख्या जो है। इसके लिए एक दूसरा अच्छा तरीका ये है कि आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या कोई भी राष्ट्रीय पेपर का जो है क्या ले लीजिए, एडिटोरियल ले लीजिए, हिंदी वाला एडिटोरियल। अब आप उसमें तो शीर्षक लिखा होगा, लेकिन उसका जरूरी नहीं है शीर्षक उस तरह से लिखा जाए जिस तरह से आपने सोचा है। तो उसका आप शीर्षक लिख के देखिए, और उसका जो है मान लीजिए, क्योंकि वो तो लंबा होता है, क्योंकि उसमें आप एडिटोरियल के कॉलम में आप देखते हैं छोटे छोटे कॉलम भी साइड में होते हैं, जैसे मेन एडिटोरियल बीचों बीच में होता है, उसके साइड में भी कुछ लेख होते हैं। तो उन लेखों को आप जो है ज़्यादा प्रेफर करिए। उसका एक जो है हेडिंग दे के देखिए, शीर्षक जो है, इसका संक्षेपण करिए, 1/3 लगभग जो है आप उसका जो है समरी फॉर्म में उसको लिखिए, और उसमें जो है कुछ जो की वर्ड्स हैं उनको आप खुद अंडरलाइन करके उनकी व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। अब उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम किताबों की चर्चा कर लेते हैं। ये किताबें हैं कुछ जो मेरे पास हैं, आपको सब लेने की आवश्यकता नहीं है, तो चूंकि आपको दिखाना था तो ये फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है। तो देखिए यहाँ पर जो है वोकैबुलरी की भी बात आ रही है, तो आपके पास एक अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। और राजपाल शब्दकोश जो है, चूंकि ये हरदेव बहारी साहब का है, उनके द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए जो है ये काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। और आप किसी भी शब्द में फंसते हैं तो आप इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद वो किस प्रकार का है, मतलब वो विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एक कृष्ण कुमार गोस्वामी की बुक आती है, ये मानक हिंदी की बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं। ये जो है इसमें सभी टॉपिक दिए हुए हैं हिंदी के, मतलब ये हिंदी व्याकरण की जो है पूरी एक कंप्लीट बुक है। बाकी पॉपुलर बुक्स जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो है भाषा विज्ञान, नालंदा पब्लिकेशन पे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है। हालांकि इसमें एक दो छोटी मोटी गलतियां लोगों ने बताई, लेकिन इतनी मानक बुक में जो है मान लीजिएगा टाइपिंग की वजह से कुछ मिस्टेक है तो उसके लिए जो है कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य हिंदी की ही जो है डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर केदार शर्मा की जो है कंबाइंड बुक आती है ये। उसके अलावा हरदेव बहारी की शब्द अर्थ के प्रयोग, ये तो जो है आपके पास होनी ही चाहिए। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, जरूरी नहीं है कि आप इसको रखें, मैं केवल रेफरेंस के लिए रखता हूं, जब कोई चीज़ कुछ नहीं मिलती है तो इसमें भी देख लेता हूं। फिर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की जो है हिंदी व्याकरण संरचना। उसके अलावा एक बुक आती है डॉक्टर राघव प्रकाश की, इनकी सिंगल बुक भी आती है राघव प्रकाश की। ये वाली बुक जो है डॉक्टर सविता पाईवाल के साथ में है, इनकी सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, PCP प्रकाशन पर है ये। तो ये भी एक जो है सर्टिफाइड या ऑथेंटिक राइटर हिंदी के माने जाते हैं, जिनको आयोग भी मानता है, डॉक्टर राघव प्रकाश। फिर सही और सुंदर हिंदी एक बुक आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है जो आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाला जो पोर्शन है उसके लिए एक अच्छी गाइड बुक है।
कि कौन से वाक्य सही हैं, कौन से गलत हैं, उसका उसमें प्रायोगिक वर्णन भी दिया हुआ है और पूरा कारण सहित व्याख्या दी हुई है। लेकिन बहुत डिटेल्ड बुक है, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बुक जो है वसुदेव नंदन और डॉक्टर हरदेव बारी या केदार शर्मा से ही जो है आपका काम चल सकता है। इसी प्रकार जो है सरल हिंदी व्याकरण रचना डॉक्टर हरिवंश तरुण की आती है। फिर जो है हिंदी व्याकरण जो है कामता प्रसाद गुरु की, ये तो मैंने दिखाई, इसकी 2 बुक हैं जो है अलग अलग पब्लिकेशन पे। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है सामान्य हिंदी, ये नालंदा वाली बुक से बेहतर है, इसकी अपेक्षा जो है ये बुक जो है ज़्यादा बेहतर है, अरिहंत पब्लिकेशन पर है। तो ये सब बुक आपको दिखाने का ये मतलब नहीं कि आप सब खरीद लीजिए, आप सब जो है तुरंत ले लीजिए। ये दिखाने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मतलब ऑथेंटिक बुक्स हैं और इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपके पास कम से कम एक शब्दकोश होना चाहिए, चाहे आप उस राजपाल शब्दकोश ले लीजिए या वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय वाला शब्दकोश ले सकते हैं। क्योंकि शब्दकोश, जब कोई शब्द कठिन ऐसा फंस जाता है कि कहीं पर नहीं मिलता है, तो आपको शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है। और हिंदी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप चीज़ों का सही आंसर तभी दे पाएंगे जब आप उस शब्द का अर्थ जान रहे होंगे। किसी शब्द का आपको विलोम लिखना है, किसी शब्द का आपको पर्यायवाची लिखना है, किसी शब्द का आपको तत्सम या तद्भव लिखना है, तो आपको उस शब्द की मीनिंग अच्छे से पता होनी चाहिए और उसका प्रयोग पता होना चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंट होके जो है आप लिख पाएंगे। तो एक शब्दकोश कोई ना कोई आप जो है रखें। अगर आप ये राजपाल वाली लेना चाहें तो बढ़िया है। उसके अलावा डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये 3 बुक तो जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी जो है आपके पास बुक्स होंगी ही, क्योंकि आपने प्री के लिए तैयारी की है। तो ये हो गई बुक्स की बात, और इनमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। इनमें आखिरी में आपको जो है वो भी दिया हुआ है, पत्र लेखन भी दिया हुआ है, संक्षेपण के बारे में भी दिया हुआ है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी दी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी भी दी हुई है, सब दिया हुआ है। अब हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो 2017 का जो है ये अपठित गद्यांश आपके सामने लिखा हुआ है, 2017 में आया था। और इसमें जो है कुछ जो है हाईलाइटेड हैं, जो अंडरलाइंड हैं, जिनके बारे में आपको व्याख्या लिखनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश पूरा है, और इसमें क्या करना है, पहला प्रश्न इस पे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है शिक्षा और समाज के बारे में बात की गई है। तो इसका जो है उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। हमारी सबकी सोच अलग अलग होती है, और ऐसा कोई आयोग का फिक्स नहीं होता है कि आपको जो आयोग चाहता है वही लिखना है। आप जो है उसका लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है कि जो शीर्षक होना चाहिए वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। शीर्षक हमेशा जो है, हेडिंग या शीर्षक जो है बहुत छोटा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे इस राइटअप को जो है क्या करे, रिप्रेजेंट कर सके, इसका प्रतिनिधित्व कर सके। आपको 2-3 कीवर्ड ऐसे इसमें से चुनने होते हैं। उसके लिए आपको इस पैरा को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो समाज या संस्कृति, संस्कृति और समाज, इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। फिर प्रस्तुत गद्यावतरण का सारांश लिखिए। सारांश लेखन पे एक अलग से जो है क्लास होगी, यहीं पर होगी, पब्लिकली जो है आप सभी लोग देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये, अगर हम कहते हैं कि ये 200 शब्द का है, तो आप जो है 50 से 70 शब्द में जो है इसका लिख डालिए। जो है 1/3 लगभग जो है आपको संक्षेपण में उसका करना चाहिए। रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या करनी चाहिए। अब रेखांकित अंश क्या है, संस्कृति समग्र समाज की कार्यत्रीय निर्माणी प्रतिभा होती है। यानी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में ये कहा गया है कि समाज की कार्यत्री एवं निर्माणी, यानी जो कार्यकारी और निर्माण करने वाली प्रतिभा होती है। अब इसी बात को आपको एक्सप्लेन करना है, लगभग 40 से 50 शब्दों में, और कम में भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 40-50 शब्द में जो है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूसरा लिखा हुआ, शिक्षा वास्तव में संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्रम है। शिक्षा का काम है संस्कार देना, यानी शिक्षा को हमको संस्कार से इसमें कनेक्ट करना है। फिर तीसरा दिया हुआ है, जानकारी का संग्रह वास्तविक शिक्षा के बिना भी
हो सकता है। यानी शिक्षा प्राप्त करना जानकारी का संग्रह करना नहीं होता है। शिक्षित व्यक्ति उसको नहीं कहते हैं जिसके पास दुनिया भर की जानकारी हो। शिक्षा का उद्देश्य दूसरा है, जानकारी संग्रह करना एक अलग चीज़ है और शिक्षित व्यक्ति का जो उद्देश्य है शिक्षा का वो एक अलग है। तो यहाँ पर उस एंगल को लेकर लिखना होगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ये सभी 2017 का यानी जो लास्ट पेपर हुआ मेंस का उसकी बात हो रही है। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये एक पत्र आपको दिया हुआ है, आयोग के द्वारा ही आपको दिया गया है, प्रेषक सेवा में महोदय। तो ये क्या है, टिपिकल एक शासनादेश है। अब शासनादेश है तो इसमें जो है आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा जो है हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप टेबल्स बना लेते हैं और वो जो है पत्र की आवश्यकता पर डिपेंड करता है। पहले तो जो है एक ही लिखना है तो यहाँ पर पहला जो है क्रम संख्या बना लीजिए। दूसरा जो है पत्रांक, अगर इसमें पत्रांक दिया हुआ है तो पत्र संख्या इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ पर पत्र संख्या दिया हुआ है। प्रेषक कौन है, किसने इस पत्र को भेजा है, उसका यहाँ पर जो है नाम और पूरा जो है विवरण पड़ जाएगा। तो प्रेषक कौन है, यहाँ पर प्रेषक ये है, ये जो है इस कॉलम में आ जाएगा। फिर प्राप्तकर्ता कौन है, मुख्य सचिव, ये वाला जो है ये प्राप्तकर्ता में आ जाएगा। अब इसका विषय क्या है, विषय यहाँ पर अलग से नहीं लिखा हुआ, विषय आपको जो है इस पत्र को पढ़कर उस कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि एक सारणी बना के इस पूरे जो है बड़े से पत्र को संक्षेप में लिख देना और जरूरत पड़ने पर आप उसी टेबल से जो है फिर से पत्र की रचना कर सकें। अगला आ गया आपका जो है पत्राचार, जो 24 अंक का सेगमेंट होता है। अब इसमें जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पत्राचार में क्या क्या होता है ये तो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 गुणे 3 बराबर 24 नंबर का ये पूरा जो है सेगमेंट हो गया। पहला, अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यानी आपको क्या करना है, एक डेमी ऑफिशियल जिसको डीओ कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, उसका जो है आपको एक आलेखन बनाना है, उसका एक ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, और उसमें जो विशेषताएं होती हैं, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र ऐसा होता है जो शासकीय पत्र से अलग होता है। उसमें जो है संबोधन व्यक्तिगत होता है, प्रिय महोदय, प्रियवर, इस तरह से जो है उसमें लिखा जा सकता है। क्योंकि 2 सरकारी अधिकारी सरकारी पत्राचार करते हुए भी इस प्रकार से आपस में पत्राचार करते हैं कि वो व्यक्तिगत ज़्यादा होता है और जो है और अनौपचारिक ज़्यादा होता है, औपचारिक कम होता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है ज्ञाप, यानी कार्यालय ज्ञाप, ऑफिस मेमोरेंडम का आशय समझाते हुए। आशय समझाने का मतलब क्या है कि आपको लिखना है कि कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किन परिस्थितियों में ये जारी किया जाता है, कौन किसको लिखता है, किसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सारी बात आप जो है इसके आशय में लिखेंगे। फिर उसका एक लिखित प्रारूप बनाएंगे, इसका भी आपको ड्राफ्ट बनाना है। फिर विज्ञप्ति, विज्ञप्ति का आप आशय स्पष्ट करेंगे, सेम उसी तरह का है। विज्ञप्ति के बारे में लिखेंगे कि विज्ञप्ति कब जारी की जाती है, कौन जारी करता है, और उसमें जो है भाषा शैली किस प्रकार की होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष शैली, कौन सी शैली का हम प्रयोग करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये सब जो हम विज्ञप्ति के बारे में लिखेंगे और उसके प्रारूप की हम रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जो 8 ट्रिक 24 नंबर, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पर मिलते हैं। बस इसमें कुछ बारीकियां होती हैं जो ड्राफ्टिंग में ध्यान रखनी होती हैं, कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे डैश लगना है, कहाँ पर सेमी कॉलन लगना है, ये सब भी मैटर करता है पत्र लेखन के मामले में। चलिए चौथा प्रश्न ले लेते हैं जिसकी हमने अभी चर्चा भी की थी। इसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी 10-10 अंक। जैसे 2017 का आपके सामने उदाहरण है। अंग्रेजी से हिंदी में क्या पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव की हिंदी आपने लिख दी प्रशासनिक। सिविल डिफेंस की नागरिक सुरक्षा। कॉन्जिनिबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध।
अगला शब्द क्या है? एटिक्वेट, चौथा शब्द जो है, तो इसका अर्थ क्या है? सिंपल अर्थ है शिष्टाचार। ग्रांट इन एड, जिसको हम सहायता अनुदान कहते हैं, सब्सिडी भी इसका एक टर्म होता है, ग्रांट इन एड सहायता अनुदान। तो ये हमने इंग्लिश से हिंदी कर दिया। अब हिंदी से इंग्लिश करना है। ग्राहक की इंग्लिश कस्टमर, परिवीक्षाधीन यानी जो परीक्षा पे हो, जो प्रमोशन पे हो, तो प्रोबोशनरी, प्राधिकरण अथॉरिटी, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपरिहार कंपलसरी। तो सॉलिड नंबर है कि नहीं है? आपको जो है यहाँ पर 20 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। इसमें जो है बस आपको जो है डेली जो है कम से कम 20-20, 30-30 शब्द अभी से पढ़ना इसको शुरू कर दीजिए। कोई स्पेसिफिक किताब की जरूरत नहीं है। आप हिंदी की कोई भी किताब खोलिए, जितनी मैंने आपको दिखाई या कोई भी आपके पास हो, सभी में आखिरी में एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी दी हुई है और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा हाँ ठीक है, यहाँ पर याद आ गया मुझे, राजभाषा की जो वेबसाइट है, भारत सरकार की राजभाषा.net या .com करके वेबसाइट है। राजभाषा आप लिखेंगे गूगल में आ जाएगा, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है प्रशासनिक शब्दावली की आपको PDF मिल जाएगी। वहाँ पर हर प्रकार की शब्दावली दी है, वैज्ञानिक शब्दावली भी दी है, वाणिज्यिक शब्दावली भी दी है, विधिक शब्दावली भी दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वोकैबुलरी भी दी है। तो वहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली भी दी है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट बहुत हैवी है, कम से कम उसमें 10,000 शब्द होंगे, लेकिन उसमें से मैक्सिमम आपको आते हैं। आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए जो है, और उससे जो है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अगर उसका प्रिंट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरी एक मोटी किताब बन जाएगी। लेकिन आप उसको जो है उसमें से रोज 20-25 शब्द जो है हिंदी इंग्लिश जो है आप उसमें देखते रहिए, और आपका जो है ये पोर्शन साथ में तैयार होता चलेगा। तो ये हमने चर्चा कर ली। अब इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा क्या था? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब इसमें जो है 2017 में आप देखिए, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनके वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कितने पूछे हैं? 5 पूछे हैं और 2-2 नंबर के हैं। 10 नंबर आपको इसमें मिलना है। वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ बताना। जैसे कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना इसका जो है मीनिंग क्या होगा? इसका जो है अर्थ क्या होगा? केवल लिखा पढ़ी करना, लिखा पढ़ी का दिखावा करना, या केवल लिखा पढ़ी करना और सार्थक कार्य ना करना, यानी कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े का मतलब केवल लिखा पढ़ी में किसी को उलझाए रखना। अब इसका आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए कि मैं लेखपाल के पास गया और मैंने अपनी चकबंदी के लिए बात की, लेकिन लेखपाल ने केवल कागजी घोड़े दौड़ाते हुए मुझसे जो है कुछ और जो है प्रपत्र लाने के लिए बोल दिया और 6 महीने बाद आने का समय दिया। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। इसी तरह से अंगूठा दिखाना, यानी समय पर किसी की मदद न करना या समय आने पर धोखा दे देना। तो इसका आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे। वाक्य प्रयोग तो जो है बचपन से करते आ रहे हैं हिंदी में। इसी तरह से होनहार बिनवान के होत चीकने पात, महान लोगों के जो है लक्षण जन्म से ही प्रकट हो जाते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, खुद अपना किया ही काम फलदायक या लाभदायक होता है। प्रभुता पाई का ही मद नाही, रामचरितमानस की जो है पंक्तियां हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता मिलने पर घमंड ना हो जाए। तो इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। पहले तो आप भावार्थ लिख देंगे, इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे इसका। फिर कंप्यूटर ज्ञान। अब ये थोड़ा सा जो है, अगर आप लोगों में से कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। ल्यूसेंट की साइंस है, अरिहंत की जो है कंप्यूटर साइंस है। उसके अलावा और भी अच्छे पब्लिकेशंस पे भी जो है परीक्षा मंथन में भी आती है, दृष्टि में भी आती है, कई सारे, और कंप्यूटर की CCC की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि जो CCC के बुक में सिलेबस है वैसा ही कुछ इसका है, बस कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चन कम आते हैं। सामान्य प्रश्न जो है, जिसमें से कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की खोज किसने की, भारत में पहला कंप्यूटर कैसे बना, परम 1000 क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो है। फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस, मेमोरी के प्रकार, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो ये सब जो है रैम, रोम, उनके प्रकार। तो ये आप जो है उस किसी पुस्तक से जो कंप्यूटर की हो आप पढ़ सकते हैं, और कोशिश करिएगा जो है इसको कि जो भी पढ़िए उसके बारे में आप 50 शब्दों में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन जैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया रैम क्या है,
तो आप लिखेंगे कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी इतने प्रकार की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम कैसी होती है, वोलेटाइल होती है कि नहीं होती है, स्थायी होती है कि नहीं होती है, पूरी बात उसमें आप जो है 7-8 लाइन में लिख देंगे, आपके जो है 2 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव जो है एक फ्लैश ड्राइव है। अब फ्लैश ड्राइव क्या होती है उसके बारे में लिखना है। पेन ड्राइव जो है किसके विकल्प के रूप में आई, पहले फ्लॉपी ड्राइव हुआ करती थी, अब उसके जगह पेन ड्राइव आई, क्योंकि ये स्टोरेज का एक ऐसा माध्यम है जिसको आप लेकर कहीं से भी कहीं कैरी कर सकते हैं, तो उसके बारे में विशेषताएं लिखनी है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया, तो आप जानते हैं सीडैक के द्वारा किया गया था, इसके बारे में लिखना है आपको। कब किया गया था वो आप लिख मिल सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज की थी, और उसका कैसे कैसे विभाग जो है आगे चल के विकास हुआ। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसमें ध्यान रखना है आपको कि आप क्वेश्चन के कीवर्ड पे ही फोकस्ड आपको रहना है। आप बहुत ज़्यादा जो है अपना ज्ञान दिखाने की वहाँ प्रयास नहीं करना है। आपको जितना पूछा गया है उतने के ही इर्द गिर्द आपको अपना जवाब देना है। अगर आप जो है ज़्यादा हट के बात करने लगे, मान लीजिए आपसे MS वर्ड पूछा गया है, आपने MS वर्ड बता दिया, उसके एप्लीकेशंस बता दिए, अब आप जो है DTP पब्लिशिंग या कोई और चीज़ उससे रिलेटेड, ये जो है इस तरह का कुछ भी आपको बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को फोकस्ड तरीके से वहाँ लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब खंड 2 आ जाता है। खंड 2 की हमने बात कर ली थी, किताबें भी मैंने आपको बता दी, जो है आपको रिवीजन करना है। 6-6 शब्द आपसे सब इस पूछे जाएंगे, 12-12 अंक के होंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, और ये आपका टोटल जो है 60 जो है प्रश्नों का ये हो जाएगा। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण। पर्यायवाची आपको छोड़ देना है, पर्यायवाची से आपका पीछा यहाँ पर छूट जाएगा। तो आपको अब केवल जो है 5 पर फोकस करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन, क्योंकि उधर तो आपने देख लिया कि स्टैटिक पोर्शन है, आप वहाँ नंबर भी गेन कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। 10-10 नंबर वाले में आप जो है कम पढ़ के भी जो है पूरे 10 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने चुनौती है कि आपको 3 घंटे में 600 नंबर के 3 निबंध लिखने हैं, 600 शब्दों के, सॉरी, और आपको 120 नंबर का जो है टारगेट लाना है। और इसमें आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप 80, 85, 90, 100 तक जो है पहुंच सकें, क्योंकि इसमें मार्किंग अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। और निबंध एक अच्छा कैसे लिखा जाए, इसके लिए आपको अभी से शुरुआत करनी होगी। एक अगला सेशन हम इस पे करेंगे केवल निबंध पर, क्योंकि निबंध PCS मेंस के लिए, BO मेंस के लिए और RO मेंस के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो निबंध की आप शुरुआत कैसे करें, आपके पास जो है क्षेत्र दिए हुए हैं, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। तो आपको आज से क्या करना है, आप जो भी राष्ट्रीय संस्करण का या कोई भी पेपर पढ़ते हैं, संपादकीय सभी में आता है। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये वाला जो है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, उसके अलावा कृषि एवं व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान पर्यावरण। और विज्ञान पर्यावरण के लिए आप विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति में बहुत अच्छे अच्छे लेख निकलते हैं। तो क्या क्या आपको करना है, योजना, विज्ञान प्रगति, ये जो मैगजीन्स हैं, ये पिछले 3-4 महीने की जहाँ से मिल जाए ले लीजिए, सब जगह आराम से मिल जाती हैं, सरकारी प्रकाशन की हैं जो है। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी ले लीजिए जो है। साथ में जो है आप डेली का जो है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जो भी पेपर आप पढ़ते हैं, भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, चूँकि हिंदी का आपको देखना है तो आपको हिंदी के पेपर ही देखने पड़ेंगे। उनमें एडिटोरियल और एडिटोरियल पेज पर भी जो है मेन एडिटोरियल से अलग भी कुछ जो है एडिटोरियल टॉपिक्स निकलते हैं। तो उसमें से आप देख लीजिए कि वो आपके किस चीज़ से संबंधित है। मान लीजिए इस समय जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में, यानी
महिलाओं के पर अत्याचार, महिला कानूनों पर जो है समीक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर जो है बहुत चिंताजनक बातें निकल रही हैं, उस पर विभिन्न अखबारों में एडिटोरियल्स भी निकल रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे जो है महिला सुरक्षा जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें जो है आपसे महिला सुरक्षा के बारे में पूछ लिया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बारे में पूछ लिया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून बने हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो उसके लिए जो है आपको ये तैयार करना पड़ेगा। और जो भी आप एडिटोरियल रहते हैं उसको जो है अगर आप काट सकें तो उसकी कटिंग निकाल के आप अपने पास रख लीजिए, उसको अच्छे से 3-4 बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कि वो आपके इनमें से किसी निबंध का वो बन सकता है टॉपिक, तो आप को जो है उसका एक सारांश लिख के रख लेना चाहिए। उसके अलावा आप क्या करिए, जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन हैं कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, और हमारे महात्मा गांधी के जो है प्रसिद्ध कथन क्या हैं, बी आर अम्बेडकर के प्रसिद्ध कथन क्या हैं। तो क्योंकि ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में जो है कुछ ना कुछ प्रसिद्ध कथन अपने दिए हैं जो आज भी कोट किए जाते हैं, इनके कोटेशंस जो है, तो इनके कोटेशंस का आप संग्रह कर लीजिए। जहाँ भी आपको कोटेशन जिस भी बुक में मिले उसको आप नोट करिए, क्योंकि निबंध में जो हमारा प्रस्तावना होता है और जो हमारा उपसंहार होता है जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, उनमें अगर हम किसी का अच्छा एक कथन कोट करते हैं तो उसका एक बहुत गजब का इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर जो है। क्योंकि आपको एक तो ये है कि आपको सही समय पर और याद आ जाए, उसके लिए आपको उसको लिख के रखना पड़ेगा और अपने कहाँ पर किस निबंध में आपको यूज़ करना है उसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें आप लोग बुक्स के बारे में भी जिज्ञासा रखते हैं, तो हम इस पे पूरा एक सेशन करेंगे कि अच्छा निबंध किस तरह से लिखा जाए और उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो पिछली बार देखिए क्या क्या निबंध आए थे, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, अभी बुक्स पर हम बात करते हैं। खंड 1 में जो है संस्कृति, साहित्य और समाज के अनुन्याश्रित संबंधों पर विचार कीजिए। कीवर्ड्स क्या हैं? अब इसमें आपको अगर निबंध लिखना है, अभी मैं शार्ट में बताता हूं, तो संस्कृति यानी कल्चर, साहित्य यानी लिटरेचर और समाज यानी सोसाइटी, ये आपके कीवर्ड्स हैं। इनका अनुन्याश्रित, अनुन्याश्रित का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से जो परस्पर प्रगाढ़ संबंध है, एक दूसरे से किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि संस्कृति निश्चित रूप से साहित्य से जुड़ा हुआ है और संस्कृति और साहित्य दोनों समाज का जो है एक अभिन्न अंग है। तो हमको इन तीनों को कलेक्टिवली जो है एक साथ लाना है और इसके आपसी संबंध पर एक चर्चा करते हुए एक निबंध लिखना है। प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना में हम पहले तीनों का कीवर्ड को डिफाइन करेंगे कि संस्कृति क्या है, साहित्य क्या है, समाज क्या है और ये आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है। इसके बारे में अगर आपको कहीं से किसी का अच्छा कथन मिल जाए तो आप उसमें उसका कोटेशन दे सकते हैं। फिर प्रस्तावना में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करने जा रहे हैं। मतलब हम जो मुख्य भाग है, निबंध के 3 भाग होते हैं, तो मुख्य भाग जो सबसे बड़ा भाग होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर आखिरी में जो है हम इसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन, निष्कर्ष में लाएंगे कि जो है किस तरह से ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ये तीनों ही जो घटक हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट किस तरह से हैं। तो इस तरह से हमको 600 शब्दों में अपनी बात को कहना है। दूसरा निबंध क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार कीजिए। तो ये जब आया होगा तो उस समय कश्मीर वाला मुद्दा जो है ज्वलंत था जो है। तो राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या यानी धारा 370 और 35A के बारे में आपसे मुख्यतः अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक संविधान वाली जो थ्योरी है उसके संदर्भ में इसको आपको लिखना होगा। भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। बड़ा अच्छा निबंध अगर देखा जाए। मौलिक एकता क्या है भारत की? क्योंकि भारत आप जानते हैं क्या है, कई सारे धर्मों, कई सारे संस्कृतियों का एक जो है पारस्परिक सामुदायिक समाज है। तो यही इसकी मौलिक एकता की जो है गांठ है। यहाँ पर हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग आपस में सदियों से मिलकर रहते हुए आ रहे हैं। तो मौलिक एकता भारत में किन किन तत्वों में परिलक्षित होती है? संस्कृति के मामले में
कला के मामले में, साहित्य के मामले में और समाज में और उनके कौन कौन से प्रतिमान हैं, सब आपको यहाँ पर उदाहरण सहित इसमें लिखना होगा, उसकी विवेचना करनी होगी। फिर अब ये साइंस वाला जो सेकंड सेगमेंट हो जाता है, विज्ञान जहाँ विकास का कारक है वहीं विनाशक की भूमिका भी निभाता है। बड़ा अच्छा निबंध है अगर देखा जाए लिखने के लिए, क्योंकि विज्ञान का प्रयोग हम अपने उन्नति के लिए कर रहे हैं, मानव समाज की उन्नति के लिए कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान विध्वंस को भी जन्म देता है, से विध्वंस भी होता है। हमने परमाणु बम बनाया किसी और काम के लिए, लेकिन उसका जो है हिरोशिमा नागासाकी में जो यूज़ हुआ वो अलग तरीके से हुआ, उससे विध्वंस हुआ। हमने परमाणु बम जो है या न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूज़न की थ्योरीज को इसलिए बनाया कि हम उससे बिजली उत्पादित कर सकें, हम जो है जो भूगर्भीय ऊर्जा है उस पर खनिज ऊर्जा पे कम डिपेंड होके जो है सीधे सीधे हम जो है परमाणु विद्युत का प्रयोग कर सकें, बहुत ज़्यादा बिजली। लेकिन उसका जो है परिणाम ये हुआ कि न्यूक्लियर बम बना, एटॉमिक बम बना, जो है हाइड्रोजन बम बना, मस्टर्ड गैस का यूज़ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, कुछ चीज़ें हमने बनाई, जैसे इसमें हम जेनेटिक फसलों की बात भी कर सकते हैं कि वो जेनेटिक फसलों से एक तरफ तो उत्पादन बढ़ता है, दूसरी तरफ उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने कई सारे निकल के आते हैं। तो विज्ञान विनाशक भी है, विज्ञान जो है सृजन भी करता है। इसका आपको जो है एक संतुलित रूप से जो है पक्ष विपक्ष को रखते हुए आपको उसकी व्याख्या करनी है। लास्ट में आपको उपसंहार में ये देना होगा कि किस तरह से हम जो है विज्ञान को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। अपने कुछ सुझाव आप उपसंहार में दे सकते हैं। निबंध वाले पोर्शन में हम इसकी बात करेंगे। फिर सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता सहयोगी चिंताधारा की निर्वहन करने लगता है, इस पर विचार कीजिए। तो इसी तरह से इस पर निबंध रख सकते हैं। भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालें। ये प्रश्न अगर आज आया होता, अब के पेपर में आया होता, तो आप सीधे सीधे जो है अभी जो कृषि विधेयक 3 पारित हुए हैं उसको इसमें संदर्भित कर देते हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, स्वतंत्रता के समय में भारतीय कृषि किस स्तर पर थी, उसका जीडीपी में क्या योगदान था, कितना जो है वर्ग कृषि में लगा था, कृषि में श्रमिकों की क्या स्थिति थी, उस समय क्या समस्याएं हुई। उसके बाद जो है 66-67 में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति ने किस तरह से उसको बूम किया, लेकिन उसके नुकसान भी कुछ हुए, वो भी हम दिखा सकते हैं। फिर हमारे देश में जो है कृषि नीतियाँ कब कब बनी, किस तरह से उनमें क्या कमियां रहीं, उनकी क्या अच्छाइयाँ रहीं, वर्तमान में कौन सी कृषि नीति चल रही है, उनके क्या लक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री ने जो 2022 तक किसानों का आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप समकालीन चुनौतियाँ, मतलब वर्तमान में कृषि के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपको लिखना होगा। तो ये इस तरह से हो गया। और इसका अगला सेगमेंट आप देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा नीतियों के प्रारूपों पर विचार कीजिए, यानी नेचुरल डिजास्टर पॉलिसीज। 3 हमेशा जो है निबंध अगर आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको उसमें कीवर्ड पकड़ना है कि आप किन शब्दों को लेकर उसके आसपास जो है अपना ताना बाना बुन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा और उससे संबंधित नीतियां, और इनका एक शब्द क्या है, प्रारूप, मतलब इसका जो ड्राफ्ट पर विचार कीजिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कर सकते हैं, डिजास्टर के लिए जो प्रयास भारत में हुए हैं इन सबको जो है आपको स्पेशली जो है यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, उसका ड्राफ्ट में क्या कमियां हैं। और अभी एक डिजास्टर आया कोविड-19, अभी चल ही रहा है, तो क्या भारत इसके लिए तैयार था? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। तो प्राकृतिक आपदा है, भले ही मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए थी। भविष्य में इस तरह की बीमारियां वाइड स्प्रेड ना कर पाएँ, महामारी का रूप ना ले पाएँ, उसके लिए क्या नियम बनाने चाहिए, क्वारंटीन के क्या नियम होने चाहिए। विदेशों से कोई आ रहा है तो जो है एयरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आप इसका ताना बाना बना सकते हैं। एक निबंध पूछा गया था, नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के अंतः संबंधों पर प्रकाश डालिए। अब इसका क्या मतलब रहा होगा। नक्सलवाद की समस्या से तो हम परिचित हैं, नक्सलवाद क्यों जन्म लेता है, नक्सलवाद की विचारधारा क्या है, लेकिन यहाँ पूछा है जो है कि इंडियन इंटेलेक्चुअल, यानी भारतीय बुद्धिजीवों
के अंतः संबंध, यानी नस्लवाद के संबंध में जो भारतीय बुद्धिजीवी हैं, कई लोग उनका समर्थन करते हैं, खुलकर समर्थन करते हैं, कई लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये जो इंटर रिलेशन है इसको आपको यहाँ पर करना है और भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियां और समाधान विषय पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चाइना और पाकिस्तान से जो है जो भारत को चुनौतियां मिल रही हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और क्या उसका समाधान है, किस तरह से उससे निपटा जा सकता है। जम्मू कश्मीर समस्या को इसमें आप रख सकते हैं। तो सभी का अपना अपना सोचने का फर्जी होता है, मेरा अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है। कुल मिलाकर आपको एक अच्छा निबंध लिखना है और निबंध लिखने में सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी आपके सामने टॉपिक हो उसमें आप कीवर्ड्स को पकड़िए। बहुत ज़्यादा डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, एक सामान्य तरीके का डेटा आप लिख सकते हैं। उसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसको पूरा आंकड़ों से भर दीजिए, जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। निबंध में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थोड़े मोड़े आंकड़े दीजिए जिससे आप अपनी बात पर जो है वजन डाल सकें, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ये नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा जो है आंकड़ों का बैकग्राउंड बनाना है। इससे पहले 2014 में जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें देखिए इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे निबंध के। तो निबंध में जो है हम पूरी चर्चा करेंगे एक अगले वीडियो में, निबंध किस तरह से अच्छा लिखा जाता है और निबंध के मुख्य तत्व क्या है। अब निबंध के लिए देखिए मैंने योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान के निबंधों के लिए खासकर विज्ञान प्रगति ये सब आपको बता दिया, ठीक है। एडिटोरियल्स को रोज पढ़िए, संभाल के रखिए। जो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड लगे उनका जो है एडिटोरियल संभाल लीजिए, उनका आप जो है एक सार रूप में जो है निबंध बनाकर रख लीजिए और उसको लगातार उसमें आपको कुछ मिलता जाए तो उसमें आप जोड़ते जाइए। निबंध को कभी भी रटने का प्रयास मत कीजिए। ये नहीं कि आपने कोई बुक खरीद ली और आप उससे सारे निबंध रट लेंगे, क्योंकि आप रटेंगे तो आप वहाँ पर जो है 35-40% से ज़्यादा रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे और केवल 35-40% आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। बाकी चीज़ों को आप उसमें जोड़ेंगे इधर उधर से तो वो क्रमबद्धता, वो लय जो है उसमें टूट जाएगा और निबंध में क्रमबद्धता और लय का जो है बहुत ही महत्व होता है। दृष्टि पर जो है बुक आती है निबंध की, बहुत फेमस बुक है। परीक्षा मंथन की आती है, निबंध मंजूसा आती है। उसके अलावा जो लोग इलाहाबाद में मित्र हमारे रहते हैं, HP सिंह सर का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन वो बुक वहीं पर मिलती है जहाँ तक मुझे पता है। तो उनका जो है निबंध का नोट्स आप ले सकते हैं। सत्येंद्र कुमार सर का जो है बहुत अच्छा निबंध का नोट्स मिलता है, वहाँ पर शायद बुक भी मिलती है, वो आप ले सकते हैं। कोई आपके जानने वाले उनसे मंगा सकते हैं। उसके अलावा पद्माकर सर का भी जो है आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है और लेकिन निबंध हमेशा सोचिए कि निबंध को आपको मौलिकता से लिखना है और खुद से लिखना है और ये अभ्यास से आएगा। उसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करना पड़ेगा। आप कुछ साहित्यिक किताबों को पढ़िए जिससे आपकी जो है शब्दावली इम्प्रूव हो जाए। आपको कोशिश करनी है कि उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का उसमें ना प्रयोग करके कम से कम, या अगर बहुत ही नितांत आवश्यक हो तो आप उसका प्रयोग करें, अन्यथा आप प्रयास यही करें कि आप साहित्यिक हिंदी के आसान शब्दों को लीजिए। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो है तत्सम वाले शब्द लिखिए, बहुत कठिन वाले, संस्कृत वाले, लेकिन साहित्यिक शब्दों को लिखिए जिससे निबंध में एक अलग प्रभावशीलता आ जाती है। और निबंध में सबसे ज़्यादा टाइम मैटर करता है। आपको 600 शब्दों में इसका हर एक निबंध के बारे में पूरा कीवर्ड सोचना है, उसका ताना बाना अपने दिमाग में बनाना है और उसको लिखना शुरू करना है। राइटिंग भी अच्छी रखनी है और 3 घंटे में इसको पूरा कर लेना है। तो इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर दूसरे तीसरे दिन एक निबंध आप प्रैक्टिस करिए और उसको तैयार कीजिए। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपके जो है सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए होंगे जो आप जानना चाह रहे होंगे। बाकी संक्षेपण के बारे में और निबंध के बारे में जो है हम एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा जो है ऐसे वीडियो, ऐसा टॉपिक हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरिटी की आवश्यकता है। और निबंध में मैं आपको बताऊंगा पूरा जो है किस तरह से निबंध को और प्रभावशाली और अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। बाकी जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके सामने प्रोसीजर है। कोर्स किस तरह का होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, एक अगले वीडियो में केवल कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके
ये वीडियो आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, आपके लिए सहायक होगा। आपके कुछ प्रश्न जरूर होंगे आपके मन में, उसको आप कमेंट में पूछिएगा, अगले वीडियो में उसको टैकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।